साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 13 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 30 मीटर टेलीस्कोप, या जिसको शॉर्ट में हम लोग TMT कह सकते हैं। तो 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत कवर होगा। तो संदर्भ यह है कि भारतीय खगोलविदों द्वारा 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ सहयोग में कार्य किया जा रहा है। अब ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कौन? तो वर्ष 2020 के भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रू एम घेज ने दूरबीन परियोजना में प्रयुक्त बैक एंड उपकरणों से जुड़े तकनीकी पहलुओं के विकास में भारतीय खगोलविदों के साथ अहम भूमिका निभाई है। अब ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना है, इसके संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो TMT जो है 30 मीटर टेलीस्कोप, ये विशालकाय टेलीस्कोप, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप वाली खगोलीय वेधशाला है। तो ये क्या है? एक वेधशाला है, और यह कनाडा, चीन, भारत, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक संगठनों द्वारा वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस परियोजना में भारत शामिल है। और यह वेधशाला स्थापित कहाँ की जा रही है? तो इसको अमेरिका के हवाई प्रांत में जो हवाई द्वीप समूह है, इसके मौनाकी नामक स्थान पर इस 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो 30 मीटर टेलीस्कोप को मध्य अवरक्त अर्थात इंफ्रारेड से लेकर पराबैंगनी अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चित्रों के धुंधलेपन को सही करने में सहायता करने हेतु अनुकूलक प्रकाशिकी एडॉप्टर ऑप्टिक्स को प्रयुक्त किया गया है। किस लिए? क्योंकि जो जो अंतरिक्ष में बहुत दूर कोई खगोलीय पिंड है, उनके जो पिक्चर्स होते हैं वो धुंधले आते हैं, तो उस धुंधलेपन को दूर किया जा सके। अब यह जो परियोजना है इसका महत्व क्या है? तो 30 मीटर टेलीस्कोप जो परियोजना है वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड में दूर स्थित जो धुंधले पिंड हैं उनको अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो प्रारंभिक चरण हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा यह जो TMT परियोजना है 30 मीटर टेलीस्कोप जो ये है, यह अज्ञात ग्रहों और सौर मंडल में अन्य पिंडों तथा अन्य तारों के समीप स्थित ग्रहों के बारे में सूक्ष्म विवरण इससे प्रदान करेगा, इससे प्रदान किया प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, चूँकि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में बात हुई, तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2020 है यह अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। ये 3 वैज्ञानिक कौन से? पहले थे इसमें रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रिनहार्ड गेंजले और तीसरे हैं एंड्रिया गेज, जिनके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। इनको दिया किस लिए गया? तो इनको ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने के लिए या इस पर कार्य करने के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कुछ अन्य चीज़ों को यहाँ पर इस फिगर में देखें 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसमें जो 30 मीटर है यह क्या बताता है? 30 मीटर इस टेलीस्कोप के डायमीटर को बताता है, और इस डायमीटर के साथ यदि इसका टोटल कलेक्टिंग एरिया देखें जो लाइट को कलेक्ट करेगा वो कितना हो जाएगा? 655 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा यह जो मिरर बनाया गया है, या जो इस टेलीस्कोप का जो मिरर है वो आपका 492 सेगमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव जो ग्लास हैं, ग्लास के पीस हैं, उनको एक साथ मिला करके इस विशाल जो मिरर है इसको बनाया गया है, या इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। यदि इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे 12 गुना 12 गुना अधिक शार्पर है। आगे चलते हैं। अगला है द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, या इंग्लिश में कहें तो सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, और यह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला सेकंड राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। इससे पहले 2019 में पहली बार दिया गया था, और यह पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह व्यक्तियों को, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है। और इसके अलावा पुरस्कार समारोह जल क्षेत्र से जुड़े विषयों पर जो स्टार्टअप्स हैं, इनके साथ साथ जो अग्रणी संगठन है इस क्षेत्र में कार्य करने वाले, उनको जुड़ने और विचार व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। आगे चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग, या जो शॉर्ट में लोग IPL कहते हैं, IPL 2020 के बारे में, चूँकि अभी हाल ही में इसका फाइनल मैच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने IPL के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने
रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता है। मतलब जब से IPL चल रहा है तब से 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है और यह सबसे अधिक खिताब मतलब IPL खिताब जीतने वाला टीम है। और मुंबई इंडियंस के जो कप्तान थे वो कौन थे? रोहित शर्मा थे। और इसका आयोजन स्थल कहाँ, मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के 3 शहरों में, कौन कौन से? दुबई, अबू धाबी और शारजहां में किया गया था। पहली बार IPL का जो आयोजन है 2008 में किया गया था और तब इसका जो विजेता हुआ था, मतलब पहला जो विजेता रहा था वो राजस्थान रॉयल्स था। आगे बात कर लेते हैं एडली हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 के बारे में, मतलब दानवीरों की जो लिस्ट है उसके बारे में। और इस प्रकार की यह 7वीं लिस्ट है, मतलब इस लिस्ट का 7वां संस्करण जारी किया गया है। इस लिस्ट के अनुसार विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी जो हैं ये भारत में दान के मामले में शीर्ष स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व में नहीं बल्कि भारत में पहले नंबर पे हैं। और इन्होंने 2020 के अंतर्गत, मतलब जो वर्ष 2020 है, इस वर्ष में इन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान किए। यदि इसको पर डे के हिसाब से निकालें तो लगभग 22 करोड़ रुपए पर डे। दूसरे नंबर पे HCL के संस्थापक और चेयरमैन शिव नादर हैं तथा तीसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति इस वर्तमान में हैं। और इस सूची को हुरन इंडिया और एडली फाउंडेशन के द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं महाबली या मावेली मेढक या फ्रॉक के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि केरल राज्य सरकार के अनुसार पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले बैंगनी रंग के दुर्लभ महाबली या मावेली मेढक को जल्द ही केरल का आधिकारिक उभयचर ऑफिशियल एम्फीबियन घोषित किया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि यह जो महाबली मेढक है इसको किस राज्य का आधिकारिक उभयचर घोषित किया जाएगा? तो केरल का। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यह मुख्यतः जो है, यह जो महाबली फ्रॉग है यह मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है और इसकी खोज कुछ समय पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SD बीजू के द्वारा केरल के इडुक्की जिले में की गई थी। और यह जो इसको नाम दिया गया है महाबली, महाबली जो है एक पौराणिक राजा थे जिन्होंने केरल के क्षेत्र पर शासन किया था। और यदि इसकी संरक्षण की स्थिति को देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में यह जो फ्रॉग है इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और इसका निवास स्थान मुख्यतः पश्चिमी घाट में, जो केरल के अंतर्गत जो इलायची पहाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और विगत वर्षों में देखा गया कि इनके आवास में भारी क्षति हुई है। तथा इसके अलावा जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके अनुसार महाबली मेढक को जैव भूगोलविदों के द्वारा विश्व में सबसे दुर्लभ जीवों में से एक माना जाता है। आप इसको यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व है। तो याद रखिएगा, यदि स्टेटमेंट आ जाए कि मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व है, नहीं, मध्य प्रदेश का तीसरा है। और यह भी याद रखिएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यदि इसकी अवस्थित की बात करें कि मध्य प्रदेश में कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत जो पन्ना और छतरपुर जिला है वहाँ पे ये स्थित है। इसके अलावा जो केन नदी है, केन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है तथा यमुना की सहायक नदियों में या जो उसकी श्रृंखला है उसमें सबसे कम प्रदूषित नदी है। केन नदी रिजर्व के, ये पन्ना रिजर्व जो है इसके मध्य से बहती है तथा केन बेतवा नदी जो इंटरलिंकिंग परियोजना है वो भी यहीं इसी में शामिल है या इसी में स्थित है। और यह जो क्षेत्र पन्ना वाला क्षेत्र यह हीरा खनन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो WNBR, यूनेस्को की जो WNBR की सूची में शामिल किया गया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तो यह इकलौता नहीं है, ये भारत की तरफ से इकलौता है, परंतु इसके अलावा मालदीव में एक रिजर्व है जिसका नाम है फव मुल्लाहंद अंडू अटोल, इसको भी WNBR में शामिल किया गया है। अब पन्ना नेशनल पार्क के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो पन्ना नेशनल पार्क को वर्ष 1994 में भारत के 22वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2020 में यूनेस्को द्वारा इसे
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB में शामिल किया गया। तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के बारे में। तो 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जैसे हम लोग शॉर्ट में JNU के नाम से जानते हैं, तो JNU के परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो JNU में किया गया। अब आगे चलते हैं, रस्किन बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जो है अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। तो याद रखिएगा, ये भारतीय लेखक हैं। तो यह चर्चा में इसलिए है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें 21 नवंबर 2020 को सम्मानित किया जाएगा। तो कहीं प्रश्न आए कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो रस्किन बॉन्ड को 2020 में। इनके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो अपने सभी लेखनों के माध्यम से प्रकृति प्रेम दर्शाने वाले रस्किन बॉन्ड को भारत का पहला साहित्यिक इको वॉरियर्स कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि भारत का पहला साहित्यिक इको वॉरियर्स किसे कहा जाता है, तो रस्किन बॉन्ड को कहा जाता है। तथा इनका जो जन्म था वो भारत का मतलब ब्रिटिश कालीन भारत, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश कालीन भारत के कसौली कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कसौली में 19 मई 1934 को हुआ था और यह ब्रिटिश मूल के हैं, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने भारत में ही रहना तय किया। तथा यदि इनके पुरस्कारों की बात करें तो इनके साहित्यिक कृतियों या जो उपलब्धियां हैं इसके लिए इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो इसमें शामिल है द नाइट ट्रेन एट देवली, टाइम स्टॉप्स इन शामली, अ फेस इन द डार्क एंड अदर हंटिंग्स, अ सीजन ऑफ घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज। ये कुछ पुस्तकें हैं जो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। अगला है राष्ट्रीय मानसून मिशन के बारे में। तो राष्ट्रीय मानसून मिशन इसे वर्ष 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ याद रखिएगा, पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानसून मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2012 में। किस मंत्रालय की परियोजना है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य लघु, मध्यम और लंबी दूरी के क्षेत्रों हेतु पूर्वानुमानों के लिए अत्याधुनिक गतिशील मानसून भविष्यवाणी विकसित करना है। राष्ट्रीय मानसून मिशन के तत्वाधान में 12 किलोमीटर क्षेत्र के लिए छोटी और मध्यम श्रेणी की भविष्यवाणी हेतु एक ग्लोबल इंसेंबल पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। तो याद रखिएगा, यह जो ग्लोबल इंसेंबल पूर्वानुमान प्रणाली है ये छोटे और मध्यम श्रेणी की भविष्यवाणियों के लिए ही है। आगे बात कर लेते हैं, आकाशगंगा में पहली बार तीव्र रेडियो प्रस्फोट FRB की जानकारी मिली है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो टॉपिक है आपका मुख्य परीक्षा के जो GS का प्रश्न पत्र नंबर 3 है, इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष वाला जो पोर्शन है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा का मतलब जिस आकाशगंगा में पृथ्वी स्थित है, जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं, उस आकाशगंगा में पहली बार तीव्र रेडियो प्रस्फोट फास्ट रेडियो बर्स्ट FBR के रूप में जाने जाने वाली रेडियो तरंगों के अत्यधिक तीव्र स्पंदन, या इंग्लिश में कहें तो इंटेंस पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स का पता किया गया है। अभी तक क्या था कि जो हमारी आकाशगंगा के अलावा जो अन्य आकाशगंगाएं थी उनमें अक्सर इस प्रकार के तीव्र रेडियो प्रस्फोटों का पता चलता रहा है, परंतु यह पहली बार है जब हमारी आकाशगंगा में इस प्रकार के FBR या तीव्र रेडियो प्रस्फोटों का पता चला है। अब इस खोज के महत्व की बात करें कि इस खोज का महत्व क्या है, तो ये तीव्र रेडियो प्रस्फोट पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रिकॉर्ड किए गए अब तक के सबसे नज़दीकी सिग्नल थे। इसके अतिरिक्त ये जो तीव्र रेडियो प्रस्फोट FBR हैं, ये सिग्नल अब तक ज्ञात किसी भी अन्य मैग्नेटर रेडियो सिग्नल की तुलना में 3000 गुना चमकीले थे। मैग्नेटर रेडियो सिग्नल की अभी आगे बात करते हैं मैग्नेटर होता क्या है। अब थोड़ा सा तीव्र रेडियो प्रस्फोट FRB की उत्पत्ति के बारे में बात कर लें तो नए अध्ययन ने पुष्टि की है कि तीव्र रेडियो प्रस्फोट FRB की उत्पत्ति एक दुर्लभ प्रकार के न्यूट्रॉन से होती है। न्यूट्रॉन जो तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे, उससे होती है, जिन्हें मैग्नेटर कहा जाता है। अब मैग्नेटर है क्या, तो मैग्नेटर जो होते हैं ये न्यूट्रॉन तारों का ही एक प्रकार होता है। तो याद रखिएगा, मैग्नेटर क्या है, एक तारा होता है। किस प्रकार का, न्यूट्रॉन तारा होता है। मैग्नेटर जो है ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तारे होते हैं। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तारे कौन से होते हैं, तो मैग्नेटर होते हैं। इनका चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी की तुलना में 5000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इनका जो मैग्नेटिक
फोर्स या मैं ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब ये जो नए तीव्र रेडियो प्रस्फोट हैं इसका स्रोत कहाँ है? तो नवीनतम खोजे गए, मतलब ये कहाँ से ओरिजिन इसका हुआ है इन तीव्र रेडियो प्रस्फोटों का? तो नवीनतम खोजे गए FBR तीव्र रेडियो प्रस्फोट संकेत पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक मैग्नेटर है। इस मैग्नेटर का नाम जो है SGR 1935 प्लस 2154, इस मैग्नेटर का नाम है। यहाँ से ये उत्पन्न हुए थे और ये मैग्नेटर जो है ये आकाश गंगा के केंद्र, मतलब जिस आकाश गंगा हमारी पृथ्वी है तो आकाश गंगा के केंद्र में वल्पेकुला तारामंडल में स्थित है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं उनके बारे में और ये मैग्नेटर के बारे में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।